नमस्कार मित्रों। मैं वकील गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द केडी कैंपस पर। दोस्तों, ये क्लास होने वाली है आपके राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान का इतिहास पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जानेंगे इतिहास के बारे में। ये इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इतिहास जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है। अगर बात करें हम इतिहास की, इतिहास कहते किसे हैं? भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि इतिहास क्या है, यही बनता है। क्योंकि हम कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तो इतिहास किसे कहते हैं? कि अतीत काल की वे घटनाएं जिनका वर्तमान में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। बोले तो अतीत काल की घटनाएं जिनका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। काल की वे घटनाएं जिनका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी घटना हो, वो घटित हुई है, हम उसी को इतिहास कहते हैं। नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। और इसके जीवन में मतलब कोई ना कोई घटनाएं प्रत्येक दिन घटित होती हैं। मान के चलो, कोई भी हो सकती है। जैसे कि वो रास्ते में या मार्केट जा रहा है और मतलब कहीं एक्सीडेंट हो गया और उसने देख लिया, और फिर वो बोले कि हाँ सर, मैंने देखा था कि वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। तो हम उसको इतिहास में शामिल नहीं कर सकते। मतलब जो घटना है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, और उसका जो क्या है, लिखित रूप में अगर कहीं मिल रही है तो ही इतिहास है। अब बात करते हैं हम इतिहास शब्द की, कि इतिहास शब्द कहाँ से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है। ये जो इतिहास शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे फिर बात करते हैं हम कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है मित्रों? अथर्ववेद में। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम कि जो इतिहास है, मतलब इतिहास जो है, इस इतिहास का जनक कौन है? इतिहास का जनक कौन है? तो इतिहास का जनक है हेरोडोटस। हेरोडोटस। इस हेरोडोटस की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। पुस्तक है, और इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ये जो हिस्टोरिका पुस्तक है, इस हिस्टोरिका पुस्तक से हिस्ट्री शब्द को लिया गया है। का पुस्तक से हिस्ट्री शब्द को लिया गया है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। ये हेरोडोटस हो गया इतिहास का जनक। अब बात करते हैं हम कि भाई भारतीय इतिहास का जनक कौन है। तो अपने जो इतिहास का जनक है, भारतीय इतिहास का जनक
भारतीय इतिहास का जनक कौन है? तो भारतीय इतिहास का जनक है वेद व्यास। कौन है मित्रों? वेद व्यास। अच्छा, इस वेद व्यास की एक पुस्तक है, का नाम है महाभारत। क्या है मित्रों? महाभारत। अच्छा, इसी महाभारत को कहते हैं जय संहिता। क्या कहते हैं? जय संहिता। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो प्राचीन भारत है अपना, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, इस इतिहास की जो धार्मिक पुस्तक है वो कौन सी है? क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। प्राचीन भारतीय इतिहास की धार्मिक पुस्तक। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर है रामायण। कौन सी है मित्रों? रामायण। आगे हम बात करते हैं इतिहास की। जो इतिहास है, इस इतिहास को काल के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। मतलब तीन पार्ट किए गए हैं इसके। तीन पार्ट कौन कौन से किए गए हैं वो हम देखते हैं। हर जो अपना इतिहास है, इस इतिहास के तीन पार्ट किए गए हैं। और वो तीन पार्ट कौन कौन से? एक तो है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा है मित्रों? प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। अच्छा, अगला है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल की, कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में किसी भी चीज के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं। ठीक है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये केवल कहानियों पर आधारित है। प्राग ऐतिहासिक काल है वो केवल कहानियों पर आधारित है। ठीक है। कहानियों पर आधारित। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो इस काल के मतलब साक्ष्य उपलब्ध तो हुए हैं। साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है। लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया।
लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया। ठीक है? अच्छा, अपनी जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। मतलब अपनी जो भी प्राचीन सभ्यता हैं, मतलब प्राचीन सभ्यताएं, वो इसी काल से संबंधित हैं। ठीक है, इसी काल से संबंधित हैं भैया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ऐतिहासिक काल की। अच्छा, ये जो ऐतिहासिक काल है, इसके क्या है कि साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। साक्ष्य उपलब्ध हैं। इनको पढ़ा भी जा सकता है। इनको पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, आगे हम करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, कि प्राग ऐतिहासिक काल में और क्या है। तो ये जो है अपना प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल को समय के अनुसार तीन पार्टों में बांटा गया है। तीन पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है पाषाण काल। ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण काल। ठीक है, और तीसरा है नव पाषाण काल। ओके, अब बात करते हैं हम पाषाण काल की। तो पाषाण काल में मानव जो था वो पूर्ण रूप से जंगली था। मानव पाषाण काल में पूर्ण रूप से जंगली था, और इनका जो प्रमुख कार्य था वो ये एक ही था, और वो था कि शिकार करना। शिकार करके ही अपना पेट भरता था। अच्छा, जो खतरनाक जानवर थे, उनसे ना स्वयं की रक्षा करने के लिए पेड़ों पर भी चढ़ता था, वृक्षों पर भी चढ़ता था। ठीक है, मतलब पाषाण काल जो है इसमें मानव पूर्णतया जंगली था। ठीक है भाई। अच्छा, प्रमुख कार्य का क्या था? प्रमुख कार्य, तो प्रमुख कार्य था इनका केवल शिकार करना। ठीक है भैया, शिकार करना। ठीक है, और क्या किया इन्होंने? बस, इन्होंने और क्या किया? तो पाषाण काल में मानव ने पत्थर जो थे, पत्थरों से मतलब आग का आविष्कार किया। ठीक है, और क्या किया? पत्थर के औजार बनाए थे। अब पत्थर के औजार में मतलब पत्थर के औजारों में क्या बनाया था? तो पत्थरों के औजारों में बनाया था इन्होंने पत्थर की कुल्हाड़ी। क्या बनाया था? पत्थर की कुल्हाड़ी। ओके, आगे हम मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में जो मानव था, उनका जो प्रमुख कार्य था वो एक ही था। मतलब प्रमुख कार्य, इनका प्रमुख कार्य था पशुपालन। क्या था भैया? पशुपालन। ठीक है,
इनका जो प्रमुख कार्य था वो था प्रमुख कार्य पशुपालन। क्या था भैया? पशुपालन। ठीक है, मतलब पशुओं को पालना। अच्छा, जो प्रथम पालतू पशु, इनका जो प्रथम यानी कि पहला पालतू पशु कौन सा था? तो पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था भैया। ठीक है। अच्छा, मध्य का पाषाण काल में जो मनुष्य था वो अपने शरीर को ढकने के लिए, मतलब वृक्षों की जो छाल होती है और जो जानवरों की खाल, मतलब उससे अपने शरीर को ढकने लगे। मतलब अधोवस्त्र जिसे बोलते हैं, अधोवस्त्र, मतलब अधोवस्त्र का प्रयोग करने लगे। ठीक है भैया। अधोवस्त्र। ठीक है। आगे हम बात करते हैं फिर नवपाषाण काल की। क्या मध्य पाषाण काल में एक लाइन और लिखो कि सर्वाधिक पत्थर के औजारों का निर्माण। सर्वाधिक पत्थर के औजारों का निर्माण। ठीक है भैया। सर्वाधिक पत्थर के औजारों का निर्माण किया। ओके। अब बात करते हैं हम नवपाषाण काल के। तो नवपाषाण काल में जो मनुष्य था वो समूहों में रहने लगा था। मतलब एक साथ, जैसे परिवार होता है, अपना परिवार होता है, ऐसे ही ये एक साथ रहने लगा। मतलब समूह, मतलब 4-5 लोगों का एक समूह हो जाता है, तो इस तरीके से ये रहते थे और समूहों में जा कर के ही ये शिकार करते थे। तो नवपाषाण काल में जो मानव था वो समूहों में रहने लगा। ठीक है भैया। कैसे रहने लगा? समूहों में रहने लगा। ओके। नवपाषाण काल में ही स्थायी निवास की प्रवृत्ति को अपनाया। स्थायी निवास की प्रवृत्ति को अपनाया। अच्छा, इनका जो प्रमुख कार्य क्या था? इनका जो प्रमुख कार्य था वो था कृषि करना। क्या था भैया? प्रमुख कार्य वो था कृषि। कृषि क्यों था? क्योंकि नवपाषाण काल में, सॉरी, नवपाषाण काल के जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो इस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो नवपाषाण काल में मानव था वो कृषि करने लग गया था। और क्या किया इन्होंने? नवपाषाण काल में जो पहिया होता है, पहिए का आविष्कार किया। क्या किया भैया? पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार किया। आगे बात करते हैं हम। ये छोटा छोटा सा आपने देख ही लिया होगा, राजस्थान के इतिहास का नॉर्मल सा परिचय है, और सॉरी, इतिहास का नॉर्मल सा परिचय है। और अब हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की। तो राजस्थान के इतिहास पर हम आते हैं धीरे धीरे। राजस्थान का इतिहास। बात करते हैं हम राजस्थान के इतिहास के जनक की। तो भैया, राजस्थान इतिहास का जनक कौन था? तो राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड था। कर्नल जेम्स टोड था। इसी को कहते हैं घोड़े वाले बाबा। ठीक है भैया। घोड़े वाले बाबा। ये जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था भैया?
इंग्लैंड का निवासी था। आगे बात करते हैं हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में कि कर्नल जेम्स टोड भारत कब आया। तो सर्वप्रथम भारत में आता है कर्नल जेम्स टोड 1798-99 ईस्वी। अच्छा, भारत में भी आता है बंगाल। कहाँ आता है? ईस्वी बंगाल में आया। ठीक है भैया। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन होता है कि भाई बात हम राजस्थान की कर रहे हैं, तो भाई राजस्थान में भी आया होगा। जी बिल्कुल आया। तो राजस्थान में आया है 1806 ईस्वी। 1806 ईस्वी। और मांडल एक जगह पड़ती है भीड़वाला भीलवाड़ा में, तो यहाँ आता है। ठीक है। ये जो कर्नल जेम्स टोड है, इसको 1813 ईस्वी, तो 1813 ईस्वी में कर्नल की उपाधि मिलती है। कर्नल जेम्स टोड को 1813 ईस्वी में कर्नल की उपाधि मिलती है। और 1822 ईस्वी में ये पुनः वापस भारत से लौट जाता है। 1822 मतलब भारत से लौटे। भारत से कहाँ लौटे? तो वापस इंग्लैंड। और 1835 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है भैया। तो 1835 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं हम कर्नल जेम्स टोड की। तो कर्नल जेम्स टोड ने अपने जो राजस्थान है, राजस्थान का जो प्राचीन नाम था, पहले इसको राजपूताना के नाम से जाना जाता था। ठीक है भैया। तो राजपूताना के नाम से जाना जाता था, और राजपूताना जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? जॉर्ज थॉमस ने। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है भैया। जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं हम राजपूताना। राजपूताना के लिए राजस्थान अथवा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन है? सॉरी, पुस्तक का नाम क्या है? जेम्स टोड है इसकी, मतलब जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का संपादक कौन था? इस पुस्तक का संपादक था विलियम कुक। कौन था भैया? विलियम कुक। आगे हम फिर बात करते हैं राजपूताना की। ये जो राजपूताना शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में किया था जॉर्ज थॉमस ने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजपूताना शब्द का लिखित रूप से प्रयोग कब हुआ, तो वो होता है 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में किया था। किसने किया था? विलियम फ्रैंकलिन। बहुत अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं भाई। विलियम फ्रैंकलिन। कहाँ किया था? कौन सी पुस्तक है जिसमें किया था? तो पुस्तक का नाम मिलता है
द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है भाई। और आगे की हम बात करते हैं कल। और कल बात करें राजस्थान की जितनी भी प्राचीन जो रियासतें हैं सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। और ये जो मैंने आज कराया है इसको रिवाइज ज़रूर करें, एक बार देखें, वीडियो को भी शेयर करें। आगे की बातें कल। तो एक बार जोर से बोलो, जोर से नहीं बोलना है, प्रेम से बोलो, राधे राधे।